आप सभी एक हालात से ज़रूर गुज़रे होंगे कि ज़िंदगी में जब आप मेहनत करते करते एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब आपको लगता है कि आपके मन के मुताबिक आपको कामयाबी जब नहीं मिलती है तो आप काफ़ी डिप्रेस्ड और ये हो जाना बिल्कुल आम सी बात है, ऐसा कोई नहीं है। इसी तरह का एक वाक़या हम आप लोगों के सामने पेश वो करने जा रहे हैं ताकि वो आप लोग भी इसको समझें और अपने आप से इसको रिलेट करके देखें कि क्या आपकी भी ज़िंदगी में कभी इस तरह का कोई वाक़या अगर दरपेश आया है। एक आदमी वो एक बुज़ुर्ग के पास गया। वो एक आदमी ज़िंदगी में हर तरह की जद्दोजहद करके वो थक चुका था और उसको उस हिसाब से कामयाबी नहीं मिली थी कि जिस हिसाब से वो चाहता था, और काफ़ी वो दुखी इस लिहाज से भी था कि अपनी फैमिली को भी वो उस ढंग की ज़िंदगी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था जिस तरह की ज़िंदगी की उसने ख्वाहिश की थी। और आखिर में यहाँ तक उसकी नौबत आ जाती है कि वो अपना सोचता है कि अब हमको अपनी ज़िंदगी को एक लिहाज से अगर हम ख़त्म कर लें या क्या कर लें। काफ़ी वो डिप्रेशन की हालत में था, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान है और इंसान जब अपने मकसद के लिए कोशिश करता है, अपना हर कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन जब उससे कामयाबी एक बार में नहीं मिलती, दो बार में नहीं मिलती, तो बिल्कुल इंसान है, इंसान टूटता है। और टूटने के बाद उसके मन में कई तरह की चीज़ें वो बैठ जाती हैं और फिर वो ज़िंदगी को अपने बहुत हारा हुआ महसूस करता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो मकसद को हासिल करने के लिए चाहा है वो आपको मिल ही जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अल्लाह वो बेहतर प्लान करता है। बहुत सारी चीज़ों में आप कोशिश करते हैं और नाकामयाबी जब मिलती है तो उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उस काबिल नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है, यू आर दी फिट फॉर द अनदर जॉब्स और अनदर अपॉर्चुनिटी। तो वो शख्स जो है एक अल्लाह वाले के पास गया और उसके बाद जाने के बाद उसने कहा कि हज़रत, हम जो है ज़िंदगी की में बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं और हमारे पास इतनी परेशानियां हैं कि हम उसको बता नहीं सकते हैं। अब कोई रास्ता हमें दिखता नहीं है। यहाँ तक लगता है कि हम अपने बीवी बच्चों का भी ख़र्च कायदे से पूरा नहीं कर सकते। तो अब आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बेफजूल की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो जो अल्लाह वाले थे, जो वो बुज़ुर्ग थे, वो उसकी बातों से काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने उसकी बातों को गौर से सुना। क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ रहता है जब इंसान को, अगर किसी इंसान की बात अगर इंसान गौर से सुनता है तो उसे लगता है कि कोई हमारा दिल नवा है, कोई हमारा चाहने वाला है, जो बिना कोई शर्त हमारी बातों को सुन रहा है। तो उस बुज़ुर्ग ने भी बिल्कुल उसकी बातों को यूं ही सुना, पूरे अच्छे ढंग से सुना। और वो दिल में जितना खुमार था उसने सारे चीज़ बुज़ुर्ग से कहा और कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा वजीफ़ा बताइए, कुछ ऐसा तरीक़ा बताइए जिसको करके हम ज़िंदगी में एक कामयाब ज़िंदगी जी पाएँ और हमें क़ल्बी सुकून। चूँकि सबसे बड़ी कामयाबी अगर आप उठा कर देखेंगे तो दुनियावी कामयाबी के साथ साथ अगर आपको क़ल्बी सुकून नहीं है, यानी किसी भी बड़े से बड़े पोस्ट पर अगर आप पहुँचे हुए हैं या किसी से छोटे भी पोस्ट पर आप हैं, तो पोस्ट मीन्स आप उतना देर के लिए उस काम को एक्ट कर रहे हैं, और लेकिन आपको अगर वहाँ क़ल्बी सुकून नहीं मिलता है तो एक बहुत तकलीफ़ की चीज़ें होती हैं। अभी जो रिसेंट का वाक़या है, एक महाकुंभ जो चल रहा है उसमें एक आईआईटीएन जो करोड़ों की सैलरी लेता था, वो सारे चीज़ को छोड़कर अध्यात्म की तरफ वो चला जाता है। कहने का मकसद ये है कि जिस इंसान को जहाँ सुकून मिलता है वो उसकी तरफ, उस राह में अपना कदम चला लेता है। तो इसी तरह से ये बुज़ुर्ग के पास जब इन्होंने ये गए तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजारें। और जो अल्लाह के वली थे उन्होंने उसकी सारी बातों को गौर से सुना और सुनने के बाद कहा कि तुम्हें अल्लाह की ज़ात से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, चूँकि नाउमीदी कुफ्र है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि नाउमीदी कुफ्र है और तुम्हें जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। लेकिन वो जद्दोजहद के नाम से पता नहीं वो क्या उसको दिक्कत होता था, चूँकि वो बेचारा जद्दोजहद कर चुका था, लेकिन कामयाबी उसके नसीब में अब तक नहीं आई थी। तो खैर अल्लाह वाले थे, उसकी सारी चीज़ों को समझ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों को समझ गए, तुम्हें एक ऐसा तरीक़ा बताएंगे जिसके बाद ज़िंदगी में तुम दोबारा से कामयाबी की तरफ गामज़न होने के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे, दोबारा खड़े हो जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 7 दिनों का वक्त है। इस पूरी स्टोरी को अगर गौर से सुनेंगे आप सभी लोग और अपने आप से इससे रिलेट करके देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ आपको साथ में नज़र आएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको एक ऐसा उपाय बताते हैं। उसने सोचा था कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता देंगे जिसको हम याद कर लेंगे, जिसको हम विर्द करेंगे और उसके बाद ज़िंदगी में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उस बुज़ुर्ग ने उनको ज़ाहिर सी बात है वो दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ थे और उसको एक सबक बताना चाहते थे। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ से दूर जो पहाड़ी पर तुम्हें एक घर दिखाई दे रहा है, वहाँ तुमको जाना है और 7 दिनों तक जाना है। अब ये जो आदमी जो अपनी फ़रियाद लेकर अल्लाह वाले के पास आया था, यानी उस बुज़ुर्ग के पास आया था, वो कहता है कि ठीक है, हम जाते हैं, जाएंगे, आप जैसा बताएंगे। उन्होंने कहा कि तब हमारी बात को गौर से सुनो। उस बूढ़े शख्स ने उस फरियादी से कहा कि वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर तुम्हें 7 दिनों तक लगातार जाना है और वहाँ चूंटियों ने पूरा का पूरा जो वहाँ तुम घर देख रहे हो, बेसिकली वो घर नहीं है, घर के पास एक मस्जिद है और मस्जिद के अंदर जो चींटियाँ जो हैं पूरा वो अपने ज़मीन के अंदर अपना ये घर बना कर रह रही हैं। पूरा उसको सब कुछ ये कर दिया उन्होंने, वहाँ पर तो बर्बाद कर दिया है और तुमको जाना है उनके चींटियों के सारे घरों को तुम्हें तोड़ देना है, बर्बाद कर देना है, वहाँ से सफाई कर देनी है ताकि वो दोबारा चूंटियाँ वहाँ नज़र नहीं आए। ये काम तुम्हें लगातार 7 दिनों तक करना है। तो उसे लगा कि कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें क्या फ़लसफ़ा हो सकता है। हम आए थे अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ ले आने के लिए, कोई वजीफ़ा मांगने के लिए, और ये हज़रत ने, ये जनाब ने तो हमें एक नया सबक दे दिया, एक नया टास्क गोया दे दिया कि तुमको फ़लाँ जगह जो पहाड़ी पर दिख रही है, नज़दीकी पहाड़ी थी, वहाँ पर एक मस्जिद दिख रही है और वहाँ जाना है और वहाँ चींटियों के घर को तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देना है। और ख़्याल रहे, और साथ में उन्होंने एक शर्त भी लगा दी कि और तुम्हें इस बात का ख्याल रहे कि जब तुम चींटियों के घर को बर्बाद कर रहे होगे तो तुम्हारी इस हरकत से एक भी चींटी जो है ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएं और वो मर जाएं। इस बात का तुम्हें बिल्कुल ख्याल रखना है कि वो किसी भी हालत पर उनकी मौत नहीं होनी चाहिए। तो खैर, ये अब जाहिर सी बात है जिस पोजीशन में ये था, इस पोजीशन से वो चलता है, वो कहता है कि ठीक है चलते हैं। तो पहले तो वो घर जाता है, घर जाने के बाद इस पर काफ़ी गौर फिक्र करता है कि भाई आखिर इसमें क्या फ़लसफ़ा हो सकता है कि उन्होंने कहा कि तुमको जाना है पहाड़ पर और चूंटियों से ये करना है, और लेकिन साथ साथ उन्होंने ये वादा ले लिया था कि तुम्हें 7 दिन 7 डेज़ कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा 8वें दिन हमारे पास तुम्हें आना है। तो खैर, इन सब चीज़ें उसके जहन में गर्दिश कर रही थीं और वो घर पर बेचारा वो था, चूँकि अगले सुबह को वो जाना था, उसको उस जगह पर वो जाना था। और जाने के बाद जो टास्क, जो वर्क, या जो कहें कि जो काम दिया था उस बुज़ुर्ग ने, उसे करना था। उस रात को उसने काफ़ी अपने ऊपर गौर फिक्र किया कि भाई हमें इस चूंटियों के घर को तबाह करके आखिर मिलेगा क्या मिलेगा, इससे हमारी ज़िंदगी को क्या फ़ायदा होगा, हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। हम उनके पास गए थे अपनी परेशानियों को लेकर कि हम ज़िंदगी में इतनी सारी कोशिशों के बाद नाकामयाब हो गए। नाकामयाब से मुराद ये है कि हमें अपनी खातिर ख्वाह जो वो हमारा मकसद था वो हमें नहीं मिला। अब इससे हम कैसे निपटें, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, कैसे अपने बीवी बच्चों की परवरिश हम अच्छे ढंग से कर पाएँ, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये इन्होंने तो एक नया ये कर दिया,
कि आपको जाके करना। खैर बहर कैफ करता उनको करना ही था ये काम। सुबह जब होती है वो पहाड़ की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर वो ऊपर में एक मस्जिद थी, और जब जाता है बताए हुए उनकी जगह पर, बुज़ुर्ग की बताए हुई जगह पर वो पहुंचता है तो उसे साफ नज़र आती है एक मस्जिद वहाँ से उसको दिखती है। और मस्जिद दिखने के बाद वो देखता है कि वहाँ उसको वो चूंटियों का एक अंबार सा लगा हुआ है, और ज़मीन के अंदर चूंटियाँ जो हैं वो अपना घर बनाई हुई हैं, और ऊबड़ खाबड़ उनका पूरा का पूरा घर है। वो अब उन तमाम घरों को जिस तरह से टास्क उस बुज़ुर्ग ने दिया था, वो सारे चूंटियों के घर को तोड़ता है, तोड़ के बर्बाद कर देता है, पूरा का पूरा उन्हें वहाँ से सफाया कर देता है। सफाया कर देने के बाद काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त, पहला दिन 7 दिनों से ये लगातार उसे काम करना था। पहला दिन काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद जब वो पाता है वहाँ पर कि अब वो सारी चूंटियाँ उस मस्जिद के सहन में या उसके आसपास अब चींटियाँ नहीं हैं, या उनके आशियाने उजड़ चुके हैं। चूँकि मूर कहते हैं चींटियों को, इनका आशियाना ज़मीन के, फ़ारसी में मूर कहा जाता है चींटियों को, इनका आशियाना ज़मीन के अंदर या ज़मीन के अंदर ही होता है। तो उन्होंने सब जगह उसको ख़त्म कर दिया, उसके घर को तहस नहस कर दिया। जैसे ही उसने उनके घर को तोड़ा, इस शख्स ने, चींटियाँ जान बचाकर भागने लगीं, और अफरा तफरी गोया यूँ कहें कि बिल्कुल क़यामत बरपा उन चूंटियों के घर में हो गई, और वो जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगीं। और इसी चक्कर में सारे की सारी चींटियाँ अपने उस पुराने घर को छोड़कर वो उस घर को, जिस घर में वो रहा कर दी थी, उस सारे के सारी वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। और ये खुश होता है। खुश होने के बाद इसको लगता है कि हम पहले दिन का टास्क तो पूरा कर लिया, अब तो यहाँ चींटियाँ नहीं हैं, बाकी 6 दिन हम क्या करेंगे। ज़ाहिर सी बात है 7 डेज़ का वो टास्क था, लेकिन फर्स्ट डे उसे लगता है कि हमने तो बहुत बड़ा वो काम दिया, और यहाँ सारी की सारी चींटियाँ यहाँ से गायब हो गई हैं। तो अब हम अगले 7 डेज़ हमको क्या करना है, कुछ तो करना है नहीं। लेकिन उसने जो कमिटमेंट कर लिया था, कमिटमेंट तो उसने क्या ही था कि हम जाएंगे, 7 दिन तक लगातार हमें जाना है। फिर वो टूटे हुए दिल के साथ, बादिल नासाख्ता जिसको कहा जाता है, वो जाता है फिर दोबारा। अगली सुबह को वो जाता है उस तरफ, मस्जिद की तरफ जाता है, उस पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर उसने कल चूंटियों का मकान तहस नहस करके पूरे चूंटियों की सफाई कर दी। वो जाता है, जाने के बाद उसे एक अजीब मंज़र वहाँ दिखता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि कल जिन चींटियों के घर को इसने तहस नहस करके सबको बर्बाद कर दिया था, आज वहाँ फिर से उनका आशियाना मौजूद है। चींटियाँ फिर से उसके सामने अपने घरों को बना रही हैं, घर फिर इकट्ठे जहाँ पर थीं वो दोबारा वहाँ पर आ गईं। और आ जाने के बाद वो अपने मुंह में दाना और ये सब चीज़ ले आकर फिर अपने घर को वो ये करती हैं। उसे अफ़सोस भी आता है कि हमने क्यों इनका घर तोड़ दिया, और साथ में ताज्जुब होता है कि चींटियाँ कितनी बेवकूफ़ हैं। कल मैंने इनका आशियाना को तहस नहस कर दिया, इनके पूरे आशियाना को मैंने तोड़ दिया, और उसके बाद आज फिर ये आशियाना को इन्होंने वो बना दिया। थोड़ा देर बैठ के सोचता है, चींटियों को लगता है कि कितनी बेवकूफ़ चींटियाँ हैं, और उसका मन नहीं करता है कुछ काम को करने के लिए। लेकिन उसको उस बुज़ुर्ग की दी हुई जो लफ्ज़ दिया था कि हम लगातार 7 दिन तक जाएंगे, और 7 दिन तक चींटियों के घर को हम लगातार बर्बाद करते रहेंगे, तो उसे लगता है कि पहले दिन तो मैंने बर्बाद किया, और दूसरे दिन देखते हैं कि फिर वहीं पर तैयार है, उनका आशियाना तैयार है। फिर वो उनके घरों को फिर नेस्त नाबूद करता है। फिर चूंटियों में एक अफरा तफरी। जाहिर सी बात है कि अगर किसी का आशियाना उजड़ जाए तो वहाँ के घर वाले को या अहले घर को उन पर क्या बीतती होगी, क्या गुज़रती होगी। सेम तरह के हालात जब चींटियों के दोबारा उनके घर को तोड़ा गया, दूसरे बार भी उस शख्स ने जब उन चींटियों के घर को तोड़ा, तो चींटियों में एक अफरा तफरी का माहौल है। वो चारों तरफ भाग रही हैं, कुछ जान बचाने के लिए भाग रही हैं, कुछ इधर के लिए भाग रही हैं,
और हर तरफ फिर उस शख्स ने उनके तमाम घरों को जो आस पास इवन है कि मस्जिद के सहन में जो दोबारा घर उग आए थे उनके, या चींटियों ने हम यूँ कहें कि बना डाला था, उसको फिर से इस शख्स ने फिर से उसे तोड़ दिया। फिर से उसे तोड़ ताड़ के पूरा बिल्कुल साफ़ कर दिया। साथ में ये मलाल भी था उसे कि हम क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो ये था कि हमने अपने जो बुज़ुर्ग को या जिनसे हम ये राय ले रहे हैं, उन्होंने हमें कहा है कि तुम्हें लगातार 7 दिनों तक जाना है। तो मन ही मन उसे लग रहा था क्या बेवकूफ़ी भरा ये एक्ट है कि बताइए 7 दिन तक, एक दिन में तो मैंने तबाह कर दिया। दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन भी चींटियों ने जो घर बना लिया इसे भी उसने तबाह कर दिया, जो तबाह बर्बाद मतलब साफ गोया साफ़ कर दिया। अब इसे लगा कि अब तो चींटियाँ यहाँ से ख़त्म हो गई, वो वापस घर की तरफ जाता है। रात को इसे लगता है कि भाई ये जो मिशन है इसका मकसद क्या हो सकता है, कोई तो मकसद हमें दिख नहीं रहा है। हमारा अपना प्रॉब्लम जो है, जिस प्रॉब्लम को मैंने बताया था उस प्रॉब्लम से तो दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। हमने कहा था कि कोई वजीफ़ा आप दे दें जिस वजीफ़ा को हम विर्द करेंगे ताकि दोबारा हम अपने फिर से मिशन में, ज़िंदगी के उस मिशन में, ज़िंदगी के उस मकसद में जहाँ पर हमें कामयाब होना है उसमें हम अपनी सारी ताकत को लगा सकें और कामयाब हो सके। लेकिन ये एक अजीब व गरीब टाइप का ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इन्होंने काम पकड़ा दिया कि तुम्हें ये काम करना है। खैर फिर भी चूँकि वो उनसे वादा कर चुका था कि लगातार हम 7 दिनों तक जाएंगे, 2 दिन के बाद जाने के बाद उसे एहसास हो गया कि चींटियाँ तो अब तो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होंगी। अब वो जाकर देखता है तो देखता है कि वाकई में सहन में, मस्जिद के सहन में चींटियाँ नहीं हैं। उसे काफ़ी खुशी होती है कि चलिए अब तो कम से कम जिस मकसद के लिए आए थे 2 बार तो चींटियों ने बेवकूफ़ी की कि उसी जगह पर घर बनाया और हमने उनके घर को, उनके आशियाने को तहस नहस कर दिया। अब उसके बाद कम से कम उन्हें इतनी तो समझ आ गई है कि इस जगह पर हमें 3rd टाइम्स हमें अपना आशियाना नहीं बनाना है वरना फिर बर्बाद कर दिए जाएंगे। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है वो शख्स और निकल के देखता है कि बगल में जहाँ पर उनका आशियाना था उनके ठीक बगल में कुछ दूरी पर बिल्कुल चींटियों ने वैसा ही आशियाना, वैसा ही घर, वैसा ही फिर बना डाला है और वो लगातार लगी हुई हैं। चींटियों का एक झुंड लगा हुआ है अपने घर की तामीर में, अपने घर में मुंह में मिट्टियों का दाना उठा उठा कर वो लोग ला रही हैं। उसे लगता है कि क्या बेवकूफ़ी है, वाकई में ये जानवर, ये जो अल्लाह के ये हैं, ये लोगों को अक़ल ज़रा सा भी नहीं है। एक जगह छोड़कर वहीं पर उससे कुछ दूर हटकर उन्होंने दोबारा आशियाना अपना बना लिया है। अब इसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, चूँकि 2 बार अटैम्प्ट में उसने तो उसके आशियाना को उजाड़ दिया था। तीसरी बार उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो अपना आपा खो देता है और अपने पैर से उन तमाम चींटियों को कुचल डालता है जिसका आशियाना था। काफ़ी उससे उनके घर को तबाह बर्बाद करता है और पैर से कई चींटियाँ वो जो हैं वो बर्बाद हो गई, वो मर गई। बर्बाद से मुराद मर गई और उनका आशियाना को उसने फिर से मतलब तहस नहस करके कर दिया। इस बार लेकिन उसे काफ़ी नदामत हुई कि भाई 2 बार तो मैंने इनका तोड़ा, तीसरी बार जब इनका आशियाना उखाड़ा मैंने तो काफ़ी अफसोस उसको लग रहा था। और चूँकि वो कमिटमेंट उसने बुज़ुर्ग से किया था कि हम आशियाना ज़रूर उखाड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है कि एक भी चींटी तुम्हारे पैर से नहीं मरनी चाहिए, एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। लेकिन चींटियाँ काफ़ी मर गईं। गुस्से की हालत में जब वो आ गया तो अब उसे लगा कि अब जाने से क्या फ़ायदा, अब तो कोई फ़ायदा है नहीं जाने से। वहाँ उन्होंने कहा था कि एक भी चींटियाँ नहीं मरनी चाहिए, लेकिन हमारे गुस्से के आगे चूँकि इनकी ऐसी हरकत, एक बार इनका आशियाना मैंने उजाड़ा, 2 बार आशियाना उजाड़ा और तीसरी बार दोबारा दूसरी जगह पर इन्होंने आशियाना अपना खड़ा कर दिया, बना लिया। इसे काफ़ी गुस्सा आया और गुस्से की हालत में इसने ऐसी हरकत कर दी जिससे बहुत सारी चींटियाँ जो वो मर गईं। अब वो बैठा हुआ इसी कश्मकश में था कि ये तो हमसे गलती हो गई और बिला वजह हमें क्या मिल रहा है, इन चींटियों के घर को तोड़ने से हमें क्या मिला। तीसरा दिन है, अभी 3 दिन और ये ड्यूटी करनी है,
3 दिन और ये ड्यूटी करनी है, पता नहीं किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, किस तरह की सलाह देंगे हमें। ये काफ़ी कश्मकश में बेचारा वो पड़ा हुआ था, वो जो आदमी था। उसके बाद वो घर जाता है शाम के वक्त, जब वो सारी चींटियाँ उसके पैर से मर चुकी होती हैं, तो वो काफ़ी परेशान रहता है। परेशान इसलिए रहता है कि लगता है कि हमने तो कहा था कि ठीक है चींटियों को घर बर्बाद करेंगे, लेकिन चींटियाँ को मारेंगे नहीं। अब उसे उनकी हालत पर काफ़ी रहम आता है। वो बोलता है कि छोड़ो, उन्होंने कहा था, उनकी बात अलग है। अब वो घर से आटा ले जाता है। आटा ले जाने के बाद अब चींटियों के आशियाने को वो बर्बाद नहीं करता है, चूँकि ये 4th डे है। 4th डे में चींटियों के आशियाने को बर्बाद नहीं करता है, और जाकर देखता है कि चींटियाँ उसी जगह मस्जिद के उस सहन में भी, जहाँ पर उन्होंने 2-2 बार उनके आशियाने को, उनके घरों को रौंद डाला था, वो देखता है कि वहाँ पर भी उन्होंने ये कर दिया है, मकान अपना आशियाना बना लिया है। अब घर से जो आटा ले गया था ये शख्स, अब इसको काफ़ी ये होता है अपने ऊपर, जो कल के वाक़यात में जिसने उसने चींटियों का, कई चींटियाँ हलाक हो गई थी, वो चींटियों के पास अपने घर से लाया हुआ आटा डाल देता है, पूरा बिछा देता है आटा। अब देखता है गौर से, वो अब उनके आशियाने को तोड़ता नहीं है, 4th डे वो तोड़ता नहीं है, गौर से उनको देखता है कि चींटियाँ उसके लाए हुए आटे को एके बादिगरे सब उठा कर ले जा रही हैं। अब इस मंज़र को देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई, और वो देखा कि सारे घर से लाए हुए तमाम जो आटे थे, जिसको उसने चींटियों के इर्द गिर्द बिखेर दिया था, और उसको टास्क तो ये मिला था कि चींटियों को उसे तहस नहस करना है, लेकिन अब इसका तीसरे अटैम्प्ट के बाद इसका दिल गवारा नहीं करता है। दिल गवारा नहीं कर रहा कि हम ये काम क्यों करेंगे हम। अब वो घर से आटा लाता है, और आटा लाने के बाद अब फिर वो एक नई चीज़ को ये कर देता है। बचा अभी 2 दिन और बचा हुआ था, उसके बाद अगर आप वो गया, फिर अब उसका यही मामूल बन गया। उसने सोचा, एक बार तो उसने इरादा किया कि अब बुज़ुर्ग के पास जाकर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लगातार 7 दिन तुम्हें जाना है वहाँ पर, और चींटियों के आशियाने को तोड़ना है, ख्याल रखना है कि चींटियाँ तुम्हारे कदमों के नीचे आकर मरे नहीं। लेकिन वो तो हुआ नहीं, हमारे इससे कई चींटियाँ हलाक हो गईं। अब और हम ले जाकर उनको बाज़ाब्ते कुछ खिला रहे हैं, तो अब जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, अब क्यों कर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके ज़हन में ये बात चल रही थी कि हमारा मकसद ज़िंदगी में जब हम नाकामयाब हो गए और हमें खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिली, डिज़ायर्ड एम्बिशन हमारा पूरा नहीं हुआ, तो हम गए थे, देख लेते हैं 2-3 दिन का और मसला है, वो जाता है वहाँ पर। अब जाने के बजाय घर से सामान ले जाता है, चींटियों के लिए शक्कर ले आता है, और शक्कर ले जाकर उनके इर्द गिर्द को बिखेर देता है, और चींटियाँ इत्मीनान से उस शक्कर के दाने को उठा कर अपने आशियाने में ले जाती हैं, और वो उसको बड़ी संजीदगी से, बड़ी मासूमियत से उनके एक एक एक्ट को देखता है कि किस तरह से चींटियाँ अपने इसमें ले जा रही हैं। और वो दाना सारा का सारा, वो पहली बार तो आटा लाया, दूसरी बार वो शक्कर लाया, और शक्कर ला के जब उसने डाला तो सारी चींटियाँ उसमें ये हो गई, इन्वॉल्व हो गई, और फिर शाम में वो वापस लौटता है। अब वो आशियाना बर्बाद नहीं करता, तोड़ता नहीं है। अब 2 दिन और बचे थे, 2 दिन के बाद उसे अपने उनके पास जाना था। उसने तो पहले तो इरादा बना लिया कि अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब यहीं पर इस खेल को ख़त्म कर देते हैं, कोई फ़ायदा है नहीं, क्या करेंगे जाकर वहाँ पर हम। उन्होंने मकसद दिया था, काम दिया था हमें कि वहाँ पर जाकर हमें चींटियों के घरों को तोड़ना है, और तोड़ने के बाद हमें कुछ वो बताते, और ये भी था कि चींटियाँ शहीद नहीं हों, मरे नहीं। लेकिन सब तो उल्टा हो गया है। लेकिन फिर भी उसको आया कि भाई जब हमें 4 दिन कर लिया है तो महज 2-3 दिन का खेल और है, इसको और हम कर लेते हैं। लेकिन अब उसका दिल कहीं से ये गवारा नहीं कर रहा था कि दोबारा उन चींटियों के उसको वो तोड़े। फिर वो करीब 5वें दिन वो गया, और घर से फिर वही आटा और इन सब चीज़ों को ले गया, और चींटियों के आशियाने के पास उसने उसको बिखेर दिया,
और वो चींटियों की हरकतों को देखता है। चींटियाँ आती हैं और सारे के सारे एक के बाद एक कतार दर कतार में आती हैं और सारे के सारे दाने को, चाहे वो आटे का दाना हो या शक्कर का दाना हो या और कोई चीज़ जो लाता था, वो अपने बिलों में ले जाती और ले जाकर उसे चढ़ कर जाती। शाम में ये जब लौटता तो एक तरफ रिमोर्स है, एक तरफ तो रिमोर्स है उसे कि हम ये टास्क भी नहीं कर सके, और दूसरी तरफ है कि उसकी अपना पछतावा उसके जहन में, फहम गुमान में हर तरफ यही चीज़ घूम रहा है कि भाई हम तो कामयाब कैसे होंगे ज़िंदगी में, सुकून हमें ज़िंदगी में कैसे मिलेगा, इस्तिकामत हमारे ज़िंदगी में कैसे मिलेगी। अब एक दिन का वाक़या रह गया था। उसने सोचा, फिर दिल पर पत्थर ये ढाला कि चलिए भाई एक दिन का भी हम ये काम कर लेते हैं। और वो एक दिन भी उस पहाड़ पर वो जाता है लास्ट टाइम, और जाने के बाद वही मंज़र को देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि चींटियों के आशियाने को वो तोड़े। उसने भी फिर उससे जो भी घर से जो चीज़ ले गया था, वो चींटियों बजाय तोड़ने के अब उसी को वो उसका रखवाला बन जाता है, उसको देखता है। जो भी चीज़ लाया था वो चींटियों के घर के आशियाने के पास बिखेर देता है। चींटियाँ उसे एक के बाद एक करके ले जाती हैं, और इस तरह से उसका 7 दिन का 7 डेज़ का वो टास्क वो पूरा हुआ, जिसमें ये टास्क का इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि चींटियों के सारे आशियाने को तुम्हें तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि पूरी चींटियाँ ख़त्म नहीं हो जाएं। और इस बात का तुम्हें ध्यान भी रखना है कि तुम्हारे हरकत की वजह से, तुम्हारे एक्ट की वजह से ऐसा ना हो कि कुछ चींटियाँ मर जाएं। लेकिन जब 7 दिन कंप्लीट हो गया और जब उसको फाइनली जाना था, तो उसने सोचा कि जाने से अब फ़ायदा क्या है, मेरा टास्क तो ख़त्म हो गया, फेल हो गए हम उस टास्क में, अब इनसे क्या उम्मीद है, क्या लेना है अब इनसे जाके। फिर भी उसने कहा कि जब 7 डेज़ का कर लिया तो जाते हैं। जाने के बाद वो जाता है, बहुत अदब के साथ उस बुज़ुर्ग के साथ जाता है, और जाने के बाद कहता है, सलाम अर्ज़ करने के बाद वो बैठ जाता है। और बुज़ुर्ग पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा 7 दिन का वो कैसा लगा। वो सलाम करके जाने लगता है कि भाई कि हज़रत हमसे ये काम तो हुआ नहीं, जो आपने टास्क दिया था वो टास्क हम दे नहीं सके, वो कर नहीं सके। 2-3 दिन हमने उनके आशियाने को उजाड़ा, और फिर एक दिन गुस्से में हम जब थे तो बहुत सारी चींटियाँ हमारे पैर के नीचे आकर वो मर गईं। यहाँ तक कि अब हमें काफ़ी अफ़सोस होने लगा, तो घर से हम आटा और शक्कर ले जाकर उसको देने लगे। सॉरी, हम आपका वो टास्क पूरा नहीं कर सके, इतना कह के वो जाने लगा। जब वो घर से निकलने लगा तो उस बुज़ुर्ग ने उसे आवाज़ लगाई कि तुम इधर आओ। तो उसके बाद उसने कहा कि हज़रत हमें इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या ये मिला, कुछ तो हमें समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि पूरा माजरा को तुम हमें सिलसिलेवार ढंग से बताओ, क्या क्या इन 7 दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या वाक़या पेश आया, इन तमाम वाक़या को तुम एक सिलसिलेवार ढंग से हमें बताओ। तो वो अब बताना शुरू करता है, एक टूटे हुए दिल से, क्रेस्ट फॉलन मूड में वो बताना शुरू करता है कि पहले दिन तो गए हम, उनके घर को हमने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरे दिन जब गए तो देखा कि फिर वहाँ पर चींटियाँ उन्होंने फिर अपना आशियाना बना लिया है। थर्ड डे गए तो देखा कि फिर वो कहीं दूर उन्होंने आशियाना बना लिया है उस जगह को छोड़कर। फिर अब गुस्से की हालत में मैंने काफ़ी किया उन्होंने, उससे कई चींटियाँ मर भी गईं। फिर हमें काफ़ी अफसोस आने लगा। अब हम उसको अपने घर से आटा ले जाकर, कभी शक्कर ले जाकर खिलाने लगे। तो ये इन सब बातों को जब उस बुज़ुर्ग ने बहुत गौर से, बहुत इत्मीनान के साथ जब सुना, तो सुनने के बाद उससे कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आया? तो उसने कहा कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। अब बुज़ुर्ग जो उसे बताते हैं, यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि इतनी बड़ी जो कहानी मैंने आपके सामने बताई, उसका क्रक्स, उसका मेन पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है। उस आदमी से वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या ज़िंदगी के बारे में क्या समझ में आया? वो बिल्कुल खामोश सा हो जाता है, और उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या समझ जाता, लेकिन वो बिल्कुल कुछ भी नहीं उसके पास जवाब था।
तो अब वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बताना शुरू किया कि देखो, इंसान की ज़िंदगी और ये जो मसले में ये जो टास्क मैंने तुम्हें दिया था, इसमें काफ़ी मुशाहबत है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। इंसान की ज़िंदगी कमोबेश इसी तरह से चलती है, और तुम्हारी ज़िंदगी, तुम जिस हालात में आए हो यहाँ पर, वो बिल्कुल एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हालात हैं। तुम्हारे साथ भी ये है कि तुमने काफ़ी कोशिश की। तुम्हारा कहना है कि हमने कई बार कोशिश की, एक बार किया, दो बार किया, लेकिन हम उस मकसद में नाकामयाब हो गए, कामयाब नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा कि चींटियों के बारे में भी तुम अब इसको अपने ज़िंदगी से मिलाते चलो। तुम चींटिया का भी जो आशियाना था वो बर्बाद हो गया किसी वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने उन चींटियों ने दोबारा अपने आशियाना को खड़ा कर दिया, थर्ड टाइम्स अपने आशियाना को खड़ा कर दिया। इससे ये मुराद है कि ज़िंदगी में जितनी भी बार परेशानियां आएँ, आप गिरें और लेकिन फिर दोबारा खड़े हो जाएं। और जब चौथे पाँचवें दिन आपको ये लगा कि अब हम चींटियों को मारेंगे नहीं, अब हम इसको खिलाएंगे भी, तो याद रखिएगा, जब कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश जब चींटियाँ करती रहीं तो आपके दिल में भी हमदर्दी आ गई। आप उनके घर और आशियाना को उजाड़ने के लिए गए थे, लेकिन आप ही उनके रहनुमा बन गए, आप ही उनके मसीहा बन गए। इसी तरह से कुदरत है कि आप लगातार जद्दोजहद करते जाएंगे, और हो सकता है कि आपको कामयाबी मिलती जाए, लेकिन आखिरकार एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है ज़िंदगी में, और ये हर की ज़िंदगी में आता है, कि कुदरत खुद आपके लिए एक रास्ता ऐसा हमवार करने लगती है कि आपको लगता है कि ये कहाँ से हो रहा है, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। जिस तरह से चींटियों को आप बर्बाद करने के लिए गए थे, लेकिन आप खुद उसके मसीहा बन गए, उसको आप घर से आटा शक्कर ये सब करने लगे थे। इन द सेम वे आपको अपनी ज़िंदगी से कभी घबराना नहीं है। एक बार आप नाकामयाब हो गए, दो बार नाकामयाब हो गए, लेकिन आपको हमेशा जद्दोजहद अपनी जारी रखना है, उन चोटियों की तरह से जिनका आशियाना एक बार टूटता है तो फिर वो दोबारा बना लेती हैं, तिबारा बना लेती हैं, और उसके बाद आप खुद उसको ये करते हैं, आटा शक्कर और तमाम तरह की चीज़ें उसको ला के देने लगते हैं। कुदरत भी ऐसी है कि आपकी मेहनत, मुशक्क़त, लगन को देखकर आप पर मेहरबान हो ही जाती है, और होगी ही इंशाअल्लाह ताला, अगर ये जद्दोजहद आपकी जायज़ है। तो अब उस आदमी को वो सारी चीज़ें अब समझ में आने लगीं कि हाँ, बिल्कुल ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में और तमाम इंसानों की ज़िंदगी में इसी तरह के मसाइल तो दरपेश आते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, और होने के बाद हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। हम बहुत कुछ करने लगते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी का लबो-लुबाब ये है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी नाउम्मीद किसी भी हालत में नहीं होना है, और हमें लगातार कोशिश करते जानी है, इसलिए कि आपकी कोशिशें कभी बर्बाद नहीं जाती, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। किसी न किसी फॉर्म में वो आपको रिवार्ड ज़रूर देंगी। इस बात का तो ये मुसम्मम यकीन होना चाहिए, बशर्ते कि आपकी लगन बिल्कुल सच्ची हो और सच्चे डायरेक्शन में होगी, तो कुदरत भी आपको आपकी मंजिल तक मिलाने में बिल्कुल कारगर वो लग जाती है। ये पूरे वाक़या को सुनकर उस आदमी को समझ में आ गया कि ज़िंदगी की असल हकीकत क्या है। ज़िंदगी की असल हकीकत यह है कि हमें कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना है। कितना बड़ा से बड़ा ही, कितनी से बड़ी परेशानियां ही क्यों ना आएँ, लेकिन हमें उन परेशानियों के बाद फिर दोबारा खड़े हो जाने का जज्बा, कहा जाता है न, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अगर हम ऐसे ही लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान ज़िंदगी में हमें बहुत कामयाबी मिलेगी। उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, और ये हम सबों पर ये लागू होती है। चलते चलते एक और चीज़ हम इसमें आपको एक दूसरी कहानी भी इसी में जोड़ देते हैं, ताकि एक पूरा जो चैनल का नाम है, हमारे चैनल का मोटिवेशनल सपोर्ट ब्रिंग्स मिरेकल,
मतलब अगर आपका मोटिवेशनल किसी को हो, किसी के प्रति हो, इंसान कभी न कभी ज़िंदगी में लो काफ़ी फील करता है, लेकिन आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो उसमें एक मिरेकल, एक मौज़ाती कैफ़ियत वो तारी हो जाएगी और वो उस काम को अंजाम दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और बिल्कुल दूसरी एक कहानी हम इसी में जोड़ते चलें कि हमें और आपको ज़िंदगी में मेहनत बिल्कुल इतनी खामोशी के साथ करनी है कि आपकी कामयाबी, आपका कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इस खामोशी के साथ हमें करनी है कि कामयाबी शोर मचा दे। एक कहानी साथ में हम यूँ जोड़ना चाहेंगे कि एक राजा का दरबार था, राजा था, और वहाँ एक उसके जो ये थे वज़ीर थे, काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी ये थे, काबिल वज़ीर थे। और अब जाहिर सी बात है कि जब अगर एक काबिल है और राजा की रहमत, ये नज़र करम अगर एक ख़ास वज़ीर पर, एक ख़ास उनके जो ये हैं उस पर होती, तो बाकी लोग में हसद और जलन, ये फितरी सी चीज़ें हैं, हो जाए। तमाम लोग उससे वो यानी काफ़ी जलते थे। तो एक बार बादशाह ने अपने कोर्ट में उस वज़ीर से कुछ सवाल किया और वज़ीर ने उससे कहा, वो पूछा, राजा ने उस अपने वज़ीर से कोई सवाल किया, उसने बहुत मासूमियत से बहुत अच्छा सा जवाब दिया। राजा उसकी ज़हानत से मुतासिर काफ़ी हुए, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक बात कही कि ये तो ठीक है वज़ीर जी, लेकिन आपका बेटा बहुत बेवकूफ़ है, आपका बेटा निहायत बेवकूफ़ है। अब ये इतना कहना था कि उसके तमाम जो वज़रा लोग थे वो हंस पड़े, चूँकि उससे जलते थे, और वो जब हंसने लगे तो इसको बेचारे को काफ़ी परेशानी हुई। उन्होंने पूछा राजा सलामत कि आप क्या इकबाल बुलंद हो, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गुस्ताखी की है, ऐसी क्या ये है कि वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत बेवकूफ़ है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा बेटा यकीनन, तुम उसको बता दें कि बहुत बेवकूफ़ है वो। तो उन्होंने कहा कि क्यों बेवकूफ़ है, तो सारे लोग हंसने लगे। अब वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ, ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ तो बाप की ज़हानत की दाद राजा दे रहा है और दूसरी तरफ बेटे की जाहिलियत का ज़िक्र कर रहा है। तो ये काफ़ी एक अजीब सा ये रहा। वो काफ़ी, जब शाम हुई, रात हुई, तो अपने घर पर गया और घर पर जाने के बाद पूछता है बेटे से कि बेटा ऐसा क्या वाक़या, मतलब यानी कि हुआ कि बादशाह सलामत जो है तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तो बोला कि नहीं, आप पहले बादशाह सलामत से ही जाकर पूछ लीजिए कि हम क्या, उनके साथ क्या है कि उन्होंने। फिर अगले दिन जब वो बादशाह के दरबार में वो जाते हैं वो वज़ीर, तो बादशाह फिर कोई सवाल उनसे करता है, करने के बाद वो काफ़ी अच्छा जवाब देते हैं। तो कहता है कि वज़ीर, आप तो खैर काफ़ी अक्लमंद है हमारे इसके लिए, लेकिन आपका बेटा निहायत बेवकूफ़ है। उन्होंने कहा कि निहायत बेवकूफ़ है, आप कैसे उससे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आम बात है, हम जब निकलते हैं ना इस शहर में, जब शहर का जायज़ा लेने के लिए या अपने सल्तनत का जायज़ा लेने के लिए जब निकलते हैं और तुम्हारे बेटे के पास जाते हैं और जाके पूछते हैं कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी ज़्यादा कीमती है, तो तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी ज़्यादा कीमती है। और ये इतना सुनना था कि तमाम दरबार में जो मौजूद लोग थे वो काफ़ी हंस पड़े कि भाई वाकई में अगर इस तरह का कोई बच्चा अगर इस तरह की बोली बोलता है कि सोना जो है वो चांदी की बनिस्बत कम महंगा है, कम कीमती है, तो जाहिर सी बात है, अटपटा सा लगता है। अब वो जाहिर सी बात है, ये इनके जो वज़ीर थे उनको काफ़ी परेशानी लाहक हुई और फिर अपने घर गए और घर जाने के बाद अपने बेटे से कहा कि बेटा हमें तुम्हारा वो सवाल जो है बादशाह ने कहा। तो वो पलट के अपने बेटे से पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं कि अच्छे बेटे ये बताओ कि सोना और चांदी में दोनों में से कीमती कौन है। क्या तुम हमें ये इसका जवाब बता सकते हो कि दोनों में कीमती कौन है। तो वो बरजस्ता कहता है, वो बच्चा बरजस्ता कहता है, वज़ीर का बच्चा बरजस्ता ये कहता है कि हाँ अब्बा हुज़ूर, ये सोना तो कीमती है। तो उसका जवाब सुनकर वो परेशान हो जाते हैं।
कि भाई ऐसा क्यों, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बादशाह वो तो कह रहे थे कि तुम उनके सामने कहते हो कि चांदी वो महंगा है। अब वो ले जाता है, ले जाने के बाद अपने बाप को एक कमरे में ले जाता है, और कमरे में ले जाने के बाद एक बक्स को खोल कर दिखाता है। बक्स को खोल कर दिखाता है जिसमें चांदी के सिक्के की भरमार थी। तो पूछे उसके वज़ीर ने, उसके बाप ने पूछा कि बेटा ये सब कहाँ से आया। तो उसने अब सारा माजरा उसने कहकर अपने वालिद को जब सुनाया, उसने कहा कि हर रोज़ बादशाह आते हैं, बाज़ार में आते हैं और तमाम लोगों से उसके हाल चाल पूछते हैं, फिर मुझे बुलाते हैं और मेरे सामने अपने दोनों हाथों में एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का रखते हैं और पेश करते हैं और पूछते हैं कि इसमें से जो सबसे कीमती कौन है। तो हम कहते हैं चांदी, जैसे ही कहते हैं कि चांदी का सिक्का कहते हैं और चांदी के सिक्के को उनके हाथ से उठा लेते हैं, तो उनको काफ़ी मज़ा आता है, वो काफ़ी मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। और तमाम वहाँ पर के जो लोग हैं इस मंज़र को देखकर, हमारी बेवकूफ़ी को देखकर काफ़ी हंसने लगते हैं और हम वो चांदी का सिक्का लेते आते हैं। और धीरे धीरे करके ये हमेशा हर रोज़ आते हैं और हर रोज़ हम ही को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए इतने काबिल वज़ीर का ये बच्चा जो है, देखिए इसकी हालत देखिए। सबों के सामने एक हाथ में वो सोने की अंगूठी, ये सोने का सिक्का, एक हाथ में चांदी का ये चीज़ रखते हैं और पूछते हैं कि अब बताओ ये दोनों में से कौन है। तो हमारा सिलेक्शन जो है हमेशा ये होता है कि चांदी ज़्यादा कीमती है। तो वो काफ़ी राजा को ये बात सुनकर काफ़ी वो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद एक अजीब सी हंसी उनके चेहरे पर आती है और तमाम खड़े आसपास लोग जो है वो मुस्कुराते हैं और हमें चांदी का सिक्का मिल जाता है। तो उसके वालिद ने कहा कि बेटा ये बेवकूफ़ी क्यों करते हो, क्यों तुम नहीं मतलब ये करते हो। तब वो जो जवाब देता है मेरे व्यूअर्स, उस जवाब को सुनने की चीज़ है। वो कहता है कि अब्बा हुजूर, अगर हमने एक बार अगर सोने का सिक्का उठा लिया, हमें भी पता है कि सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती होता है, उसकी अहमियत चांदी के सिक्के से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन एक बार हमने सोने का सिक्का उठा लिया तो फिर हमें ये खेल वो दोबारा नहीं दिखाएंगे, फिर वो खेल उसी दिन से बंद हो जाता है। तो ये छोटी सी उनको खुशी मिल रही है और हमें अपना काम, अपने मकसद में हमें लग रहा है कि हम अर्निंग का एक चीज़ बने हुए हैं। तो बेवकूफ़ उनके सामने ज़रूर हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, लेकिन असल मान में मेरा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को लेते जाए। अगर हम ये कह देते कि सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती है तो जाहिर सी बात है फिर राजा के चेहरे पर वो हंसी नहीं रहती। फिर अगले दिन लोगों को हमें बेवकूफ़ साबित करने के लिए फिर वो हाथ में ना सोने का सिक्का लाते और ना चांदी का सिक्का लाते। तो सोने के एक सिक्के के एवज़ में हम अपने हज़ारों और लाखों चांदी के सिक्के से महरूम रह जाते। इतना यकीन जानिए, इतना सुनना था कि बादशाह का जो वज़ीर था उसकी आंखें डबडबा गईं और उसने कहा कि वाकई में मेरा बेटा कितना तेज़ है, कितना अक्लमंद है। अगले दिन जब वो दरबार में गया तो बादशाह ने फिर उससे कुछ सवाल किया और सवाल करने के बाद उससे कहा कि लेकिन तुम तो बहुत तेज़ हमारे वज़ीर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा जो है वो बिल्कुल जाहिल है, उसे वो ज़रा सा भी अक्ल नहीं है। लेकिन वज़ीर तब सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने इस चीज़ को रहने दिया। इस कहानी से हमें ये सबक ज़रूर मिलता है कि हमें मेहनत बिल्कुल इस तरह से करनी चाहिए कि ज़्यादा शोर नहीं हो, ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो। हम लोगों के सामने बेवकूफ़ हैं तो बने रहे। लोग, दुनिया वाले अगर आपको बेवकूफ़ मानते हैं तो मानते रहने। आप अपनी नज़र में अपने आप को क्या मानते हैं? अगर आप अक्लमंद हैं और दुनिया आपको बेवकूफ़ मानती है तो मानने दीजिए, इससे आपका ज़रा सा भी कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। और यकीन जानिए, यही कहा जाता है कि एक अक्लमंद आदमी वो बेवकूफ़ बनकर तैयारी करता रहता है तो उसे उसके दुनिया में, उसके मकसद में कामयाबी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो दोनों मैंने स्टोरीज़ बताई, ये ज़िंदगी में एक ज़िंदगी को खुशगवार जीने का और ज़िंदगी में कामयाब होने का दोनों बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा है। हमें कभी भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेखी बघारने लगते हैं, अपने आप को शो ऑफ़ करने लगते हैं। शो ऑफ़ से हमें बचना है।
अगर कामयाबी आपको चाहिए तो बिल्कुल एक लोगों के सामने अगर आप बेवकूफ़ बने हुए हैं, दैट्स टू गुड, दैट्स टू ग्रेट, क्योंकि आपको लर्न करने का मौका मिलेगा, आप उनसे सीखने का मौका मिलेगा। आप उनके सामने अगर ज़्यादा काबिलियत दिखाएंगे तो फिर ये मुश्किल सा होगा, फिर वो बताएंगे नहीं ना, आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आप खामोशी के साथ, आपको कहा भी जाता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ये मुमकिन तभी होगा जब हम अपने इखलाक में, हम अपने एटीट्यूड में वो चेंजेस लाएंगे कि हमें ज़िंदगी में किस तरह से कामयाब होना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों वीडियोस जो है काफ़ी आप लोगों को इंस्पिरेशन लगी होगी। साथ में हम एक तीसरी वीडियो भी इस मोटिवेशनल की कड़ी में, तीसरी वीडियो भी आपके सामने, छोटी सी वीडियो है, इस छोटी सी स्टोरी है, इसको भी हम जोड़ना चाहेंगे, जो आप लोगों को काफ़ी वो देगी। दो दोस्त थे, बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों दोस्त थे, एक दोस्त पढ़ने में भी बराबर थे, लिखने में भी वो बराबर थे। और ये वाक़या कहीं और का नहीं है। आप दो दोस्त के बारे में, अगर क्रिकेट के दुनिया के अगर हम दिग्गज सितारे के बारे में बात करें तो एक सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरे विनोद कांबली हैं। दोनों की उम्र बराबर, दोनों के कोच बराबर, दोनों की क्रिकेट के दुनिया में जो उनका पहला कदम, पहला डेब्यू वो सेम रहा। दोनों ने शोहरत कमाई, लेकिन शोहरत को संभालना, आज अगर आप देखेंगे आज के वक्त में विनोद कांबली की हालत ऐसी है कि उनके पास वो पैसे के लिए मोहताज हैं, उनके पास एक पैसा भी नहीं है। वहीं पर अगर आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर, जिनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से किया जाता है, और ये भी एक आपको जानकारी देता चलूँ यहाँ पर कि मास्टर ब्लास्टर का भी जो नाम है, ये सबसे पहले उनके गहरे दोस्त विनोद कांबली ने ही उनको दिया था, मास्टर ब्लास्टर। ये दोनों साथ थे, दोनों तरक्की की सीढ़ियों पर जब चढ़ते गए। सचिन तेंदुलकर में वो खामोशी थी, उनके मिजाज में खामोशी थी। पैसा, शोहरत जब उन्हें सारी चीज़ मिली तो वो बिल्कुल उसको एक सधे हुए अंदाज में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल संभाला। उसके अपोजिट में अगर देखेंगे विनोद कांबली के पास जब पैसा आया, सब कुछ आया, तो वो अपने लिमिट को, अपने दिन को भूल गए। ऐशो इश्रत में वो सारी की सारी उन्होंने ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, जिसका कोई और छोर नहीं था। लेकिन उनके जो कोच थे, वो कोच का ये कहना था कि सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा बेहतरीन अगर बल्लेबाज हैं तो विनोद कांबली हैं। इस स्टोरी को आपके बीच में शेयर करने का मेरा मेन मकसद ये है कि मकसद हम समझ सकें कि कामयाबी जब मिलती है तो कामयाबी को संभालना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। किस तरह से हम उन कामयाबियों को बिल्कुल सहज तरीके से लेते जाएं और अपने आगे बढ़ते जाएं। ऐसा ना हो कि कामयाबियां जब मिलें, आपके पास शोहरत जब आ जाए, आपके पास पैसे आ जाएं, तो आपकी ज़िंदगी वो लाइन से भटक जाए। विनोद कांबली के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। जब उनके पास पैसा आ गया, शोहरत आ गई, तो उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है वो बिल्कुल अलग हो गया। शराब और इन सब चीज़ों में वो अपने आप की कदम बढ़ाते गए। उनके अज़दवाजी ज़िंदगी भी ठीक नहीं रही। और मतलब कुल मिला के क्रक्स यहाँ पर यह है कि जब पैसा जो उनको मिला उसको वो संभाल नहीं सके, और संभाल कर सही जगह पर ये उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम सबों को भी इसमें, जब ज़िंदगी के शुरुआती हालात में जब हम कोशिशें करते हैं और जब कामयाबी मिल जाती है हमें, तो उस कामयाबी को संभालना, उस कामयाबी को लेके आगे तक जाना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आप सबों ने देखा होगा विनोद कांबली और इन दोनों का जब मीट हुआ था, वो एक अलग सी बात है
कि कौन किसको कहाँ तक हेल्प कर रहा है, उस पर हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कामयाबी जब हमें मिल जाए तो ऐसा ना हो कि कामयाबी हमें सर पर चढ़कर बोलने लगे। कामयाबी जब मिले तो और हम डाउन टू अर्थ हो जाएं, ताकि कामयाबी को संभालना बहुत मुश्किल सी चीज़ें। एक तो कामयाबी हासिल करना मुश्किल है, और दूसरी चीज़ है कि कामयाब जब आप हो जाएं तो उसके बाद उसको संभाल के रखना, ये और मुश्किल सी चीज़ है। अगर हम यूँ करेंगे तो हमें और एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। इसी के कड़ी में एक और हम स्टोरी आपके वो जोड़ना चाहेंगे मोटिवेशनल सपोर्ट ब्रिंग मिरेकल में। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त बचपन के गहरे दोस्त थे। एक को कामयाबी काफ़ी मिल गई और मेहनत दोनों ने बराबर किया, लेकिन एक को कामयाबी काफ़ी मिली और काफ़ी ऊंचाई तक वो पहुंच गए। और एक दिन अपने दोस्त से कहा, जब वो लोग अलग अलग हो गए, तो कहा कि भाई तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। एक दोस्त ने उस कामयाब दोस्त से पूछा कि तुम कैसे ज़िंदगी में इतना कामयाब हो गए, हमें भी अपनी कामयाबी का राज बता दो यार, क्या है। तो उसने कहा कि ठीक है, फ़लाँ जगह पर नदी के किनारे तुम आओ और तुम्हें हम एक काम अपनी कामयाबी का, जिसको पकड़कर हम कामयाब हुए हैं, उस कामयाबी का राज तुम्हें हम बताएंगे, और अगर तुम भी उस पर चलोगे तो डेफिनेटली तुम कामयाब हो जाओगे। तो मुकर्ररा वक्त के हिसाब से दोनों को नदी के एक छोर पर मिलना था। दोनों, पहला दोस्त ऑलरेडी, जिसको जानना था अपने दोस्त के बारे में कि वो कैसे कामयाब हो गया, पहला दोस्त ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ था। दूसरा दोस्त वो वहाँ पर था ही नहीं, उसकी जो कामयाब था। कुछ देर के इंतज़ार के बाद, कुछ देर के जब उसने इंतज़ार किया, पहले तो उसके मन में ये ख़दशा आया कि अरे यार, कामयाब इतना वो आदमी है, पता नहीं वो आदमी आएगा भी कि नहीं आएगा। उसको इस बात का डाउट हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो दोस्त जो कामयाब हो चुका था, काफ़ी अच्छी उसकी ये थी, एक पोजीशन थी, वो अपने उस पुराने दोस्त के पास पहुंच गया। नदी के किनारे दोनों बैठे हुए थे और बैठकर वो बातें कर रहे थे। उससे वो राज वो जानना चाह रहा था कि ज़िंदगी में तुम कैसे कामयाब हो गए, कैसे तुमने वो मेहनत की, और मेहनत को ज़रा हमें भी शेयर करो, बताओ। बात करते करते ये दोनों दोस्त, वो बता रहा था कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। फिर बात करते करते उन्होंने कहा कि चलो नदी में हम लोग उतरते हैं। दोनों, एक जो उनका दोस्त था जो कामयाब था ज़िंदगी में, कामयाब से मुराद की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से उसके पास काफ़ी पैसा कौड़ी दौलत सब कुछ थी। दूसरा जो था वो बेचारा उसके लेवल में उतना ये नहीं था। तो खैर वो नदी में, कहते कहते नदी में जब गुज़रे, वहाँ पर लोग उतरे, वहाँ दोनों दोस्त तैर रहे थे। तो वो दोस्त, गौर से इस पॉइंट को सुनिएगा, हमारे तमाम व्यूअर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस पॉइंट को गौर से सुनेंगे, ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे, कि जब उनका दोस्त दोनों बीच नदी के धार में जाते हैं, तो जो कामयाब दोस्त था, अपने वो नाकामयाब से बेहतर होगा कि जो स्ट्रगल कर रहा था, उस स्ट्रगल करने वाले दोस्त की गर्दन को पकड़ता है और पकड़ के पानी में घुसा देता है अंदर में। अब सोचिए कि अगर इंसान को पानी के अंदर उसकी गर्दन को घुसा दिया जाए तो उसके दम घुटने लगेगी और बहुत जल्दी ऐसा लगेगा कि वो मर जाएगा। वो बेचारा छटपटा रहा है, वो छटपटा के एकदम उसकी बुरी हालत हो रही है कि उसको मन में लगा थी तो बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा हो गया है। हमने अपने दोस्त को बुलाया था कि उससे कुछ सीखेंगे और सीखने के बाद उससे कुछ टिप्स लेंगे कि ज़िंदगी में तुम कैसे कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ तो लाकर उसने गर्दन मेरा पानी में घुसा दिया। वो छटपटा रहा है सांस लेने के लिए, मरने के लिए बिल्कुल। और उसके बाद वो बहुत कोशिश कर रहा, हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा। उसके बाद उसकी पकड़ से इतना ज़्यादा कोशिश किया उसने कि वो ज़बरदस्ती उसके हाथ से वो छूट गया। उसका वो दोस्त जो स्ट्रगल कर रहा था और वो जो कामयाब था, वो उसका मुंह देख रहा, वो अपना तैरता हुआ नदी के उस पार गया। और ये जब कामयाब दोस्त थे, अब ये जब नदी के पार ये जाते हैं तो वो दोस्त पूछता है ये क्या मजाक है यार, यही उससे पूछता है क्या यही तरीक़ा है तुम्हारे कामयाबी का? तुम तो हमारी जान मारने पर बिल्कुल पड़ गए थे। क्या अगर तुम्हारे यही कामयाबी का तरीक़ा है तो हमें बता देते कि हम तुमसे नहीं आते लेने के लिए। उसका वो दोस्त जो कामयाब, ज़िंदगी में कामयाब था, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब था, उससे एक सवाल पूछता है कि अच्छा ठीक है,
इन सब चीज़ों को किनारे रख के ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर तुम्हारा सर डूबा तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा था। उसने कहा कि हमें बस एक चीज़ महसूस हो रही थी कि किसी भी सूरत में हमें सांस लेना है, हमें अपने आप को बचाना है, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। और यही वजह है कि तुम्हारी इतनी मजबूत गिरफ्त के बावजूद हम तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो गए। अब उसके दोस्त ने कहा कि माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द ओनली वे ऑफ सक्सेस। यही वो बेचैनी है जो बेचैनी पानी के नीचे तुम्हें वो तड़पा रही थी ज़िंदगी के लिए, कि सांस के लिए, एक सांस के लिए तुम तड़प रहे थे। अगर यही तड़प तुम अपने आप में पैदा कर लेते हो कि हमें हर हालत में ज़िंदगी में कामयाब होना है, हर हालात में, लफ्ज़ को गौर कर आप करेंगे व्यूअर्स, हर हालत में जिस तरह से तुम सांस लेने के लिए वहाँ छटपटा रहे थे और आखिर में तुमने हमसे छुड़ा कर सांस ले ली, तो इसी तरह से ज़िंदगी का मूल मंत्र ये है कि अगर ज़िंदगी में तुमने ये ठान लिया कि हमें हर हालत में कामयाब होना ही होना है, तो फिर सुन लो, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें कामयाब होने से रोक सकती है। शर्त यही है कि तुम्हें वो बेचैनी उसी तरह की बेचैनी होनी चाहिए, जिस तरह की बेचैनी, जिस तरह की तड़प, जिस तरह की तुम्हारे अंदर जद्दोजहद थी जब हम तुमको पानी के अंदर दबा कर गर्दन रखे हुए थे। उसके दोस्त को भी अपने दोस्त का ये तरीक़ा काफ़ी उम्दा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3-4 कहानी जो मैंने एक सीरीज़ में बनाई है, ये आप लोगों के लिए और हम तमाम लोगों के लिए और उन तमाम बच्चों के लिए जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल में जीत और हार होगी ही होगी। कभी ऐसा होगा कि आपको वो मकसद, जिस मकसद को लेकर आप आगे बढ़े हैं, वो मकसद आपको ना मिले, आप उसमें कामयाब ना हो। तब भी ये नहीं सोचना है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी सिर्फ़ इसका नाम नहीं है कि आपको जो मकसद मिला आप उसमें कितना कामयाब हुए और कितना नाकामयाब हुए। हज़ारों ऑप्शंस खुले हुए हैं। आज के आप कुछ दिन पहले का भी अगर एक अखबार उठाकर देखेंगे तो विश्व के नंबर 1 शतरंज के जो खिलाड़ी हैं, जो शतरंज के जो चैम्पियंस बने हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 19 साल है, आप यकीन करेंगे उनके माँ बाप दोनों डॉक्टर थे। अगर वो डॉक्टर थे तो जाहिर सी बात है उस बच्चे पर कितना प्रेशर होता कि तुम्हें वो डॉक्टर ही बनना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे हम अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हमारी ख्वाहिश रहती है, या ब्यूरोक्रेट से तो हमें ख्वाहिश रहती है कि हम भी उसी लाइन पर चलें, उसी की पैरवी करते चलें और वही बने। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शतरंज के विश्व के शतरंज के सबसे कम उम्र के जो भारतीय चैंपियन बने हैं, इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो छठी क्लास से ही शतरंज की तरफ उनका इतना माइल था और उनके फादर जो कि डॉक्टर थे, मदर जो भी की डॉक्टर थी, इन दोनों ने सपोर्ट किया और सपोर्ट करके उनके हर मोड़ पर उनको सपोर्ट किया। इवन है कि वो 9th क्लास ही पास कर पाए। 9th के बाद उन्होंने पढ़ाई को अपनी छोड़ दी, लेकिन वो शतरंज की दुनिया में वो ऐसा सितारा बनकर उभरे हैं जिनकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई देती है। तो हमें सबसे पहले तो अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना है कि हमारे बच्चे की ख्वाहिश क्या है, वो करना क्या चाहता है। ऐसा ना हो कि हम अपने ख्वाहिशात को उनके ऊपर थोप दें, बल्कि बेहतर ये होगा कि हम उनके रुझानों को जानें, उनके शौक़ को जानें कि वो करना क्या चाहता है। चूँकि बच्चों में एक टैलेंट का भरमार होता है, उसको सिर्फ एक्सकेवेट करने की ज़रूरत है, उसको अपने शौक़ को पूरा करने की ज़रूरत है। और इसमें हम लोग जो अपनी राय को लाद देते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह होती है। हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और जाहिर सी बात है वही बच्चे कामयाब होते हैं जिनको जिस फील्ड में उनको शौक़ लगा है।
आप देखते होंगे आपके सामने हज़ारों ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो कि कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं, स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, लेकिन दुनिया में वो उन्होंने कहाँ से कहाँ तक क्या से क्या मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन एक तरफ हम लोगों की जो दकियानूसी सोच है कि हमारे बच्चे, अगर हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम कुछ और मतलब CEO ऑफ द कंपनी हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी उसी राह में उसी तरफ गामज़न हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। सबसे पहले तो हमें बच्चे की इंक्लिनेशन को, उसके इंटरेस्ट को जानना है। उसका इंटरेस्ट जिस तरफ है, जिस लाइन में है, उसको उस लाइन में ही बढ़ने देना है। पहले ज़माने का दौर था कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर है। अब का तो दौर, ऐसा दौर आ गया है कि आप देखेंगे AIs की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इतना सारा इसको भरा पड़ा है कि हमें नाउम्मीद होने के और फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, एवेन्यूज़ है, सिर्फ हमें एक संकल्प उठाना है कि नेवर टू से डाई स्पिरिट को लेकर हमें चलना है। हमें ये सोचना है कि हमें ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करना है ताकि दुनिया में हम अपना और अपने घर का नाम रोशन कर सके। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हमारे बच्चे और हमारे जो लोग हैं वो कामयाब होंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। आप भी अगर उनको, आप कुछ नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियली उनका सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मोरली तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप उन्हें बता तो सकते हैं कि हाँ, ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, तुम जो कर रहे हो वो बेहतर है। अगर ये करेंगे तो यकीन जानिए कि उनमें एक ऐसा मिरेकल पैदा होगा, ऐसा स्पार्कल पैदा होगा कि वो दुनिया में बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव वो फैला हुआ है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो, यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारा समाज, हमारा माशरा बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है। होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए अब हमारे चैनल पर रेगुलर विज़िट कर लें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तब आप तक पहुंच सके। याद रखिए, आप जो चाहें दुनिया में हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि कदम पीछे हटाना अज़्म की तौहीन है हमदम। कदम पीछे हटाना अज़्म की तौहीन है हमदम। भला से रास्ते में ज़िंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।